In this video, I am taking a question from Irado, which is 3.310 based on electromagnetic induction. In this question, it is given that a long solenoid of cross-sectional radius A has a thin insulated wire ring tightly put on its winding. One half of the ring has the resistance eta times that of the other half. The magnetic induction produced by the solenoid varies with time. So it is a case of time varying magnetic field which induces the non-conservative electric field. As P is equal to a small b into t, where b is a constant, find the magnitude of electric field strength in the ring. तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक करेक्शन ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी यहाँ पर बात कर रहे हैं दैट इज़ कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, या कह लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर बात हो रही है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करवाया गया है. जो आंसर बुक में दिया गया है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है. अभी हम इसको थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पर कि क्या क्या हो रहा है इन सिचुएशंस में. तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी बोल सकते हैं इसको, या कोलम्बिक फील्ड ही बोल देते हैं. तो इसको सिंबल में या तो ES से रिप्रेजेंट करूँगा या फिर मैं यहाँ पर इसको EC से रिप्रेजेंट करूँगा. तो इसी को आप कंजर्वेटिव भी बोल सकते हो. यू कैन कॉल इट एज कोलम्बिक इलेक्ट्रिक फील्ड और स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो हमें ये कैलकुलेट करना है, जो रिंग है उस रिंग में हमें ये कैलकुलेट करना है. इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पर एक यूनिफॉर्म रिंग की बात करता हूँ. जैसे यहाँ पे तो क्या है कि आधे रिंग का रेजिस्टेंस कुछ और है और आधे का रेजिस्टेंस कुछ और है. रेजिस्टेंस इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट हाफ पार्ट. अगर रिंग यूनिफॉर्म होती है, इफ रिंग इज़ यूनिफॉर्म और हर जगह उसकी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस अगर सब कुछ सेम है, तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन किसी भी तरीके का इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं होता है. देयर इज़ नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन दिस रिंग इफ़ दिस रिंग इज़ यूनिफॉर्म. अगर ये यूनिफॉर्म इसका रेजिस्टेंस है, यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी है, सब कुछ अगर यूनिफॉर्म है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इसमें किसी भी तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इस रिंग के अंदर नहीं आता है. कैसे प्रूफ करेंगे इसको? तो सपोज़ यहाँ पे ये जो रिंग है, जैसे जो सॉलिड की रेडियस है वो हमें यहाँ पर A के बराबर दी गई है, तो आप इसकी रेडियस भी A के बराबर ले सकते हो. दिस इज़ अ थिन रिंग. मैंने यहाँ पे थोड़ी सी इसकी थिकनेस मटेरियल थोड़ा यहाँ पर दिखाने के लिए इसके थिकनेस को दिखा रखा है इसमें. तो दिस इज़ अ थिन रिंग और इसके अंदर यहाँ पर ये इस तरीके से सपोज़ मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. मैंने क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है सॉलिड का और ये जो ऑरेंज कलर है ये रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ समथिंग लाइक दिस विच इज़ गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ दिस राइटिंग. और फिर यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है और सपोज़ वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज़ कर रहा है और ये दिया गया कि B इज़ इक्वल टू BT है. तो हमें पता है कि इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन यहाँ पर B अगर इंक्रीज़ कर रहा है इनवर्ड्स, तो उसके वजह से इसमें जो करंट फ्लो होगा वो करंट यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होना चाहिए. और करंट को जो ड्राइव करता है, करंट का ड्राइविंग जो यहाँ पर सोर्स है वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. और उस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज टाइप की यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को अगर आप यहाँ पर दिखाना चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ एंटी क्लॉकवाइज टाइप से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा. मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज़ कर रहा है, फ्लक्स इनवर्ड यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है. उसको अपोज करने के लिए करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है वो यहाँ पर इस तरीके से होगा. इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ENC. तो ENC आप बोल सकते हो नॉन कंजर्वेटिव, या NC को आप बोल सकते हो नॉन कोलम्बिक. तो दिस इज़ नॉन कोलम्बिक नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड विच शुड बी लाइक दिस. इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारा यहाँ पर कहना है कि इसमें किसी भी तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहाँ पर इस रिंग के अंदर नहीं होगा. तो कई बार इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो भी सकता है, कई बार नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहाँ पर इस रिंग के अंदर जीरो होगा. ES विल बी इक्वल टू 0 और ES 0 होगा. इसको हम यहाँ पर कैसे प्रूफ कर पाएंगे? तो प्रूफ करने के लिए आप ये बोल सकते हो कि इट इज़ अ सिमेट्रिक सिचुएशन. अगर ये सिमेट्रिक सिचुएशन है तो, और फ्रॉम J इज़ इक्वल टू सिग्मा ई, हमें इसका भी यहाँ पे ख्याल रखना है. J इज़ इक्वल टू सिग्मा ई का जो रिलेशन होता है, तो इसको आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो E बाई रो. रो इज़ रेजिस्टिविटी. J इज़ इक्वल टू सिग्मा ई एक वेक्टर रिलेशन है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ बेसिकली द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड व्हाट डू वी मीन बाय टोटल हियर?
टोटल और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव, जो भी कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव है यहाँ पर, या जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है प्लस इंड्यूस्ड फील्ड है, दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप देखोगे J इज इक्वल टू सिग्मा, यानी कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। J और E वेक्टर यहाँ पर कैसे हैं? पैरेलल। दिस टू वेक्टर्स आर पैरेलल। तो जो यहाँ पर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका जो रिजल्टेंट आना चाहिए वो J के अलॉन्ग यहाँ पर आना चाहिए। और ऑलरेडी आपका जो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है वो J के अलॉन्ग ये करंट के डायरेक्शन में है। यहाँ पर इस तरीके से ये सिमेट्रिकली यहाँ पर ये सर्कुलर लूप रखा हुआ है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेंजेंशियल होगा यहाँ पर, और जो करंट है ऑब्वियसली वो टेंजेंशियली वायर के अलॉन्ग यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा। तो अगर कोई कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो वो भी यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फील्ड जो कि टेंजेंशियल है, उस टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा, उसके अपोजिट या उस डायरेक्शन में कैसे भी। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि EC जो आएगा यहाँ पर, जो कंजर्वेटिव फील्ड आएगा या जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आएगा, वो भी यहाँ पर टेंजेंशियली आएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट यहाँ पर स्पेशल नहीं है, सभी पॉइंट बिल्कुल एक जैसे हैं। ये जो रिंग है वो सिमेट्रिकली यहाँ पर रखी हुई है। तो अगर EC एग्जिस्ट करता है तो इट मस्ट बी टेंजेंशियल। और मैं उसका एक बार यहाँ पर डायरेक्शन एक बार बना के दिखा देता हूँ। मैं इसी के डायरेक्शन में सपोज इसको यहाँ पर लेता हूँ। सपोज जो EC है लेट्स से वो भी इसी डायरेक्शन में, या तो इसका अपोजिट होगा या फिर इस डायरेक्शन में होगा, या क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो EC भी एक तरीके से इसी डायरेक्शन में आ गया, कंजर्वेटिव फील्ड भी इस तरीके से इस डायरेक्शन में आ गया। लेकिन क्या इस तरीके का स्टैटिक फील्ड हो सकता है? क्या इस तरीके का एक चार्ज जो स्टैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस है, क्या वो इस तरीके का फील्ड क्रिएट कर सकता है क्या यहाँ पर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अगर इस तरीके का आ जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए तो हमें पता है कि उसका जो इंटीग्रल होता है एक क्लोज्ड पाथ पे, एक कंजर्वेटिव फील्ड का जो इंटीग्रल होता है, एक कूलम्बिक फील्ड का जो इंटीग्रल होता है, इसके वैल्यू 0 होनी चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके का कंजर्वेटिव फील्ड अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसका आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये क्लोज लूप में E डॉट dl 0 नहीं हो पाएगा। तो उससे हम ये बोल सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर सोचा था कि यहाँ पे कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नहीं है। इसका मतलब हमारा अजम्पशन था उसका कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर हमने दिखा दिया कि ये 0 होना चाहिए, दिस शुड बी 0। बट इन दिस केस अगर ये टेंजेंशियल है तो टेंजेंशियल होने के केस में EC डॉट dl यहाँ पर ये 0 नहीं आएगा। इस केस में यहाँ पर ये नॉन 0 आ गया। तो देयर इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि 0 होना चाहिए था लेकिन 0 यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा है इसमें, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो देयर इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन हियर। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन से वी कैन से कि EC यहाँ पर 0 हो जाना चाहिए। तो EC मस्ट बी 0, किसी भी तरीके का कंजर्वेटिव फील्ड यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर एग्जिस्ट करेगा तो बाय सिमेट्री वो भी इस तरीके से टेंजेंशियल होना चाहिए, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड J के डायरेक्शन में होना चाहिए यहाँ पर। और उसके लिए यहाँ पर इसको ऐसा ही होना पड़ेगा। अगर EC किसी और डायरेक्शन में हो गया तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो J के डायरेक्शन में नहीं हो सकता। इस मटेरियल के अंदर जो भी आपका J होगा, वो जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो J के डायरेक्शन में इस मटेरियल, इस रिंग के अंदर यहाँ पर होना ही चाहिए। तभी यहाँ पर ये कूलम्ब लो, ये ओम्स लो अप्लीकेबल हो पाएगा। J इज इक्वल टू सिग्मा ई या J इज इक्वल टू E/ρ। ठीक है, एक तरीका तो यहाँ पर ये हो गया कि हम ये बोल सकते हैं कि EC 0 हो जाएगा। और अगर EC 0 हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी 2 पॉइंट्स आप ले लो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड हम किसके लिए करते हैं? कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइन करते हैं। और अगर कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी कोई मतलब नहीं होता है। देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पे 0 होगा। तो एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज ऑल्सो 0 हियर, क्योंकि कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड तो है ही नहीं इसके अंदर। इसको आप प्रूफ करने के दूसरा तरीका भी यहाँ पे लेके आ सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस को आप एक दूसरे तरीके से प्रूफ कर सकते हो, और वो प्रूफ करने का तरीका यहाँ पर ये होगा। मैं यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये सब ने पढ़ रखा होगा। तो जो नॉन कंजर्वेटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आता है। दिस इज R/2 d/dt, और R यहाँ पे एक तरीके से A हो जाएगा, और d/dt जो है वो B के बराबर हो जाएगा, स्मॉल b। तो ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इंड्यूस होगा ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अभी जो नॉन कंजर्वेटिव यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह पर सेम होगी, टेंजेंशियल होगी। ये सब कुछ हमको यहाँ पर इसमें पता है। अगर आप यहाँ पर EMF निकालना चाहो कि कितना EMF यहाँ पर इंड्यूस हो रहा है इस पूरे लूप के अंदर, तो EMF निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप d∅/dt कर लो,
या फिर आप यहाँ पर इस नॉन कंजर्वेटिव फील्ड को इस लूप की लेंथ से मल्टीप्लाई कर लो। आप ई डॉट डी एल कैलकुलेट कर रहे हो। नॉन कंजर्वेटिव के लिए ई डॉट डी एल जीरो नहीं होता है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए ई डॉट डी एल पूरे लूप पे कुछ वैल्यू होती है उसकी। तो ई एम एफ के लिए या तो आप डी फाई बाई डी टी करोगे, और डी फाई बाई डी टी करोगे तो एरिया यहाँ पर है पाई ए स्क्वायर, और जो डी बाई डी टी आएगा वो बी के बराबर हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो आपका नॉन कंजर्वेटिव है उसको आप 2 पाई जो लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ए बी बाई 2 इंटू 2 पाई ए। ठीक है, यहाँ से भी आपको वही रिजल्ट मिल जाएगा पाई ए स्क्वायर बी। ये पूरे लूप में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा वो आ गया। अगर आप पूरे लूप का करंट यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हो तो पूरे लूप का करंट कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर ई डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर सकते हो, उससे पूरे लूप का जो करंट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। मैं कोई छोटा सा पार्ट यहाँ पर उठा लेता हूँ डी एल, जो कि एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि जे इज इक्वल टू सिग्मा जो इक्वेशन होती है वो किसी पॉइंट पे ही होती है। तो मैं एक छोटा सा यहाँ पर ये डी एल सेगमेंट उठा लेता हूँ और मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जीरो होगा। तो आप यहाँ पर जैसे हम सिंपल सर्किट में करते हैं कि अगर कोई बैटरी होती है और सपोज़ यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस या इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और करंट अगर इस तरीके से फ्लो कर रहा है यहाँ पर इसमें, तो आप यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो ई माइनस आई आर इस तरीके से। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पर इस छोटे से लेंथ में भी ये कर सकते हो। जो डी एल यहाँ पर लेंथ है, इस डी एल लेंथ में जो ई एम एफ होगा वो ई एम एफ कुछ इस तरीके के सेंस में होगा, जो कि करंट यहाँ पर इस तरीके से फ्लो करा रहा होगा, और इस छोटे से लेंथ के अंदर इसका अपना एक रेजिस्टेंस भी होगा यहाँ पर इसमें। तो अगर मैं इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ इस छोटे से पार्ट के अंदर, जिसको मैं डी वी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ उस छोटे से पार्ट में, माइनस यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है आई, और उसके बाद में यहाँ पर उसमें रेजिस्टेंस कितना है। तो रेजिस्टेंस को मैं स्मॉल डी आर से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो दिस इज सॉरी रेजिस्टेंस को मैं डी आर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा इस छोटे से पार्ट में, तो क्योंकि जो आपका पूरा यहाँ पर है उसमें पूरे में तो पाई ए स्क्वायर बी है, और जो भी नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है वो तो हर जगह पे इक्वल ही है। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड हर जगह पे मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, और आप उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इतने छोटे से लेंथ में अगर मैं नॉन कंजर्वेटिव को मल्टीप्लाई कर दूं तो उससे आप यहाँ पर पता कर सकते हो कि कितना फील्ड आया होगा, कितना इसमें ईएमएफ आया होगा। तो आप यहाँ पर इस छोटे से पार्ट में ईएमएफ सिंपली आप प्रोपोर्शनैलिटी से निकाल सकते हो, क्योंकि जो ईएमएफ है वही तरीके से लेंथ के प्रोपोर्शनली ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह सेम है। तो अब पूरे में अगर ईएमएफ ई है तो इसको आपने 2 पाई ए से डिवाइड कर दिया और डीएल से मल्टीप्लाई कर दिया, या आप सीधे सीधे नॉन कंजर्वेटिव फील्ड को डीएल से मल्टीप्लाई कर दो, उससे भी आ जाएगा। माइनस आई यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई डिवाइडेड बाय सपोज़ जो रेजिस्टेंस है उसको मैं यहाँ पर इससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि लैम्डा यहाँ पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है और टोटल लेंथ यहाँ पे 2 पाई ए है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ई बाई आर, दिस इज़ करंट, और इतने छोटे से पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो लैम्डा इंटू डी एल। ये लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, आप देख सकते हो दोनों साइड से यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर नहीं आएगा, किसी भी छोटे सेगमेंट को आप लोगे उसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जनरेट नहीं होने वाला है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया था कि इसके अंदर कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड यहाँ पर नहीं होगा। तो अगर एक रिंग यूनिफॉर्म है, हर तरीके से यूनिफॉर्म है, रेजिस्टिविटी हर जगह सेम है उसकी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह हर जगह पे सेम है यहाँ पर उसका, तो उसको सिमेट्रिकली हमने रखा है फील्ड के रेस्पेक्ट में। जो भी यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड है उस फील्ड के रेस्पेक्ट में उसको सिमेट्रिकली रखा गया है। तो किसी भी तरीके का कंजर्वेटिव फील्ड यहाँ पर इसमें नहीं आएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड ही रहेगा। कंजर्वेटिव फील्ड तभी आता है जब चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो। तो इसका मतलब यहाँ पर है कि इसके सरफेस पे कोई चार्जेस का पाइलअप यहाँ पर नहीं होगा। जनरली जो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हमने जे इज इक्वल टू सिग्मा ई देखा होगा ये इक्वेशन। तो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से पहले जब भी हमें सिचुएशंस मिलती थी तो ई हमेशा वहाँ पे कंजर्वेटिव हुआ करता था, और वो कंजर्वेटिव फील्ड हमेशा चार्जेस सरफेस पे चार्जेस का कुछ वहाँ पे स्टोरेज हो जाता है, सम चार्जेस आर पाइल्ड अप, उन चार्जेस के वजह से ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है कंजर्वेटिव। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कोई कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स को ड्राइव कर रहा है वो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कोई भी चार्जेस का यहाँ पाइलअप नहीं होगा। तो वैसे तो यहाँ पे चार्जेस का कोई पाइलअप नहीं है और अलोंग दी मटेरियल किसी भी तरीके का कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की थोड़ी सी ज़रूरत हो जाती है, थोड़ा सा चार्ज पाइलअप होने की ज़रूरत हो जाती है। और वो ज़रूरत क्यों होती है, और उसके वजह से थोड़ा सा चार्ज ज़रूर पाइलअप होता है, लेकिन वो बहुत ही कम होता है। तो उसको हम यहाँ पर अकाउंट में एक तरीके से जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो अकाउंट में नहीं ले रहे हैं।
तो वो क्यों पाइलअप होता है उसका जस्ट एक रीज़न मैं यहाँ पे देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स जैसे यहाँ पे करंट तो एंटी क्लॉकवाइज है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे क्लॉकवाइज यहाँ पे, तो क्लॉकवाइज इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन, और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए उनको सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर फोर्स की रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट चार्जेस के पाइलअप से ही आ रहा है। तो चार्जेस जो है कुछ इस तरीके से पाइलअप होंगे कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक तरीके से यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अब ये अगर मैं किसी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अगर यहाँ पर दिखाऊँ तो ये नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्जेस और उनको सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर जो पाइलअप होता है वो पाइलअप यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाता है, बाहर कुछ नेगेटिव चार्जेस यहाँ पर इस तरीके से पाइलअप हो जाते हैं सरफेस पर आउटसाइड, और अंदर की तरफ यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि अगर नेगेटिव आए तो पॉजिटिव भी आएंगे, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे कुछ इस तरीके से पाइलअप हो जाते हैं और ये थ्रू आउट यूनिफॉर्मली पाइलअप होंगे, क्योंकि कोई पॉइंट यहाँ पर स्पेशल नहीं, ऑल द पॉइंट्स आर सेम। तो हर जगह इस तरीके से पॉजिटिव चार्जेस पाइलअप हो जाते हैं और ये पाइलअप बहुत ही कम होता है, बहुत ही लेस अमाउंट में यहाँ पर ये पाइलअप होता है, बहुत ही कम चार्ज की ज़रूरत यहाँ पर होती है। क्यों ज़रूरत कम चार्ज की होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही कम होती है, और जो एक्सेलरेशन चाहिए, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, वो वी ड्रिफ्ट का स्क्वायर डिवाइड बाय दिस जो भी यहाँ पर ये रेडियस वगैरह आप कह लीजिए, तो वी डी स्क्वायर बाई ए कुछ इस तरीके का होना चाहिए, और वी डी बहुत ही कम होता है। तो ये जो चार्जेस तरीके से आते हैं उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बहुत ही उसकी कम रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही कम रिक्वायरमेंट, क्योंकि वी डी इज़ वेरी लेस। तो चार्जेस का पाइलअप वैसे तो हम बोलेंगे नहीं होता है, लेकिन थोड़ी सी रिक्वायरमेंट यहाँ पर चार्जेस के पाइलअप की है जो कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके। तो हमसे इस क्वेश्चन में ये एक्सपेक्ट नहीं किया गया कि हम सेंट्रीपिटल फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को लेकर के बात करें, तो हम यहाँ पर बस केवल हमने अपने समझने के हिसाब से यहाँ पे इसको देख लिया कि यस देयर इज़ अ वेरी टाइनी पाइलअप, कुछ थोड़ा सा पाइलअप है जो कि इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि इसको सर्किल में घुमाएगा यहाँ पर। तो ये तो बात हो गई जब यहाँ पर रिंग यूनिफॉर्म है, किसी भी तरीके का इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट नहीं हुआ है चार्जेस को ड्राइव करने के लिए। लेकिन अगर रिंग यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है, अगर रेजिस्टेंसेस आधे पार्ट का अलग, दूसरे पार्ट का रेजिस्टेंस यहाँ पर अलग है, तो उस केस में यहाँ पर क्या होगा वो देखते हैं। तो अब जो क्वेश्चन में जो पार्ट दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो सपोज़ दो डिफरेंट मटेरियल यहाँ पर कंबाइन किए हुए हैं और एक रिंग बनाई हुई है, एक का रेजिस्टेंस आर है और एक का रेजिस्टेंस यहाँ पर ईटा आर है। सपोज़ इनकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट थी, मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में अगर सब कुछ यहाँ पे सेम ले रखा है, सपोज इनकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट थी, उसके वजह से ऐसा हुआ। तो आपने ये फॉर्मूला देखा होगा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो अगर मैं ऊपर वाली रिंग की बात करूँ तो उसकी लेंथ उतनी जितनी लेंथ यहाँ पे नीचे वाली रिंग की है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसको मैं यहाँ पर ए सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर ये। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी रेजिस्टिविटी अगर मान लीजिए रो है, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो एटा टाइम्स यहाँ पर रो हो जाएगी। तो सपोज़ दोनों की रेजिस्टिविटी अलग अलग है, जिसके वजह से यहाँ पर इनका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस यहाँ पर डिफरेंट हो गया है। अगर मैं पूरे रिंग में करंट की बात करूँ, तो करंट की अगर हम बात करें तो करंट यहाँ पर ओवरऑल कितना ईएमएफ पूरे रिंग में यहाँ पर आ रहा है, ईएमएफ डिवाइडेड बाय दी टोटल रेजिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो उससे करंट आ जाएगा यहाँ पर इसका। तो ईएमएफ निकालने के लिए तो अभी भी वही बात है जो पिछले वाले में थी, ईएमएफ को आप यहाँ पर डी फाई बाई डी टी या जो भी नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे आप कर सकते हो यहाँ पे। और नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रीवियस सिचुएशन में था, एग्जैक्टली वैसा का वैसा यहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर सकते हैं। तो दिस इज़ योर नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी है, जो कि यहाँ पर एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यहाँ पर आने वाला है। तो दिस इज़ योर ENC, नॉन कोलम्बिक और नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ईएमएफ निकालने के लिए आप नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट DL इंटीग्रेट करके भी कर सकते हो, या फिर डी फाई बाई डी टी से सिंपली आप इसको कर सकते हो। तो अगर मैं डी फाई बाई डी टी से लिखूँ, और प्रीवियसली हमने लिखा भी हुआ है, तो कोई डिफरेंस इसमें नहीं आएगा यहाँ पर, वो एग्जैक्टली वैसा का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे जो एरिया है वो तो हो गया पाई ए स्क्वायर और dB बाई डी टी, तो dB बाई डी टी यहाँ पर स्मॉल b हो जाएगा। तो दिस इज़ योर ईएमएफ, और टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो R प्लस ईटा आर, तो दिस इज पाई ए स्क्वायर बी, R कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ईटा, ठीक है। तो दिस इज़ द करंट इन दिस लूप। करंट कैसे फ्लो करेगा, तो करंट इज़ ऑल्सो इन दिस एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो करंट का जो डायरेक्शन यहाँ बन रहा है वो करंट का डायरेक्शन भी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके का करंट यहाँ पर इसमें बनना चाहिए।
ठीक है, तो करंट हमने यहाँ पर इसमें देख लिया। अब हमें यहाँ पर पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, जो कंजर्वेटिव फील्ड है, वो दोनों पार्ट्स में यहाँ पर क्या क्या है। तो अगर मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को देखूँ, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, अब क्योंकि करंट सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह हर जगह पे सेम है, तो J हर जगह पे उतना ही होगा मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन वाइज वो टेंजेंशियली चलता जा रहा होगा, टेंजेंशियली डायरेक्शन यहाँ पे चल रही होगी J की, मैग्नीट्यूड वाइज हर जगह पे उतना ही है। लेकिन रो आधे में रो है और आधे में ईटा रो है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो अगेन पे अटेंशन की दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इंक्लूड्स बोथ नॉन कंजर्वेटिव एंड कंजर्वेटिव, इट इंक्लूड्स बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को आप बोल सकते हो कि एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो टाइप का हो जाएगा, और जहाँ पे रो ज़्यादा होगा वहाँ पे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा होना पड़ेगा। तो मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर वाले पार्ट में अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E के बराबर है, और ध्यान रखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो J वेक्टर है वो एक ही डायरेक्शन में होंगे हमेशा, तो जो टोटल यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहाँ पर अगर ऊपर E के बराबर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा टोटल वो ईटा E के बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हर जगह पे उतना ही होगा, तो इसका मतलब ज़रूर इस केस में यहाँ पर कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना पड़ेगा। तो जो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी की वजह से ऊपर और नीचे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे ज़्यादा है, ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो E और यहाँ पे ईटा E। तो अब यहाँ पर कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे यहाँ पर लाया जाए इसमें, तो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, जैसे अभी हमने प्रीवियस पेज पे देखा था कि पूरे में अगर एक डायरेक्शन बन जाए, पूरे में अगर एक ही सेंस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए कंजर्वेटिव, तो उस कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का फिर E डॉट dl फिर जीरो नहीं हो पाएगा अगर पूरे में एक ही सेंस हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आधे में कुछ और सेंस होगा और आधे में यहाँ पर कुछ और सेंस होगा कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो फॉर कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो जरूर सेटिस्फाई होना चाहिए कि EC डॉट dl पूरे क्लोज लूप पे हमेशा ही जीरो आना चाहिए कंजर्वेटिव के लिए, ये तो मस्ट है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि EC का सेंस ऊपर वाले आधे लूप में नीचे वाला आधे लूप में अलग अलग होना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर ये जीरो नहीं हो पाएगा, फिर कुछ और होने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का सेंस अलग अलग होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ऊपर अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो नीचे क्लॉकवाइज होना चाहिए, और ऊपर अगर क्लॉकवाइज है तो नीचे एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अब आप यहाँ पर ये देखो कि नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ज़्यादा दिख भी रहा है यहाँ पर इसमें, तो नीचे ENC और EC जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में इसका मतलब आ जाएंगे। तो नीचे आपका यहाँ पर जो कंजर्वेटिव फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, और इसमें जो कंजर्वेटिव फील्ड है वो अपोजिट चला जाएगा इसका मतलब। तो इसमें कंजर्वेटिव फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाना चाहिए। तो दिस इज़ योर कंजर्वेटिव फील्ड हियर एंड दिस इज़ योर कंजर्वेटिव फील्ड हियर। क्या दोनों ECs बराबर होंगे? तो यस, दोनों ECs बराबर होंगे दोनों पार्ट में, क्योंकि आधे आधे पार्ट में हो रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि ऊपर वाला आधे पार्ट में अगर आप EC डॉट dl निकालोगे तो ऊपर वाले आधे पार्ट में EC इंटू पाई ए हो जाएगा, और नीचे वाले आधे पार्ट में फिर यहाँ पर माइनस EC इंटू पाई ए होगा। अगर आप यहाँ पे क्लॉकवाइज चलते हो इस पूरे लूप के अंदर, तो इस पूरे लूप के अंदर जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तो ऊपर का डॉट पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे का डॉट फिर नेगेटिव हो जाएगा, तो EC इंटू पाई ए हो जाएगा। अगर आधा आधा नहीं होता यहाँ पे रिंग में, आधा आधा इस तरीके का नहीं होता, हाफ ऑफ रिंग में इस तरीके का नहीं होता, तो फिर EC दोनों पार्ट में सेम नहीं होता, इसका आप ध्यान रखो। तो EC यहाँ पर दोनों पार्ट में इसीलिए सेम है क्योंकि हाफ ऑफ रिंग में यहाँ पर इस तरीके का हो रहा है, और ये चीज़ होना चाहिए EC डॉट dl, ये पूरा जो इंटीग्रल है पूरे क्लोज लूप में ये जीरो होना ही चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि अगर मैं इसको EC1 और EC2 अगर यहाँ पर ले लेता, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि EC1 इज इक्वल टू EC2 हो जाता। ठीक है, तो ये बात हुई यहाँ पर इसमें। तो दोनों में EC सेम है, तो आप किसी से भी EC निकाल लो तो बात बन जाएगी हमारी। यहाँ पर कंजर्वेटिव फील्ड पूरे में यहाँ पर सेम आ रहा है, बस डायरेक्शन वाइज अलग अलग आ रहा है। पिछले वाले केस में हमने बोला था कि चार्जेस का कुछ खास पाइलअप नहीं होगा जो कि EC क्रिएट करेगा अलोंग दिस रिंग, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। लेकिन अब के बार यहाँ पे चार्जेस का कुछ पाइलअप होगा इसमें, और चार्जेस का जो पाइलअप होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे ऊपर EC का ये डायरेक्शन आ रहा है तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस का पाइलअप हो जाएगा यहाँ पे कुछ, और यहाँ पे फिर कुछ नेगेटिव चार्जेस का पाइलअप हो जाएगा यहाँ पर इसमें। तो प्लस से माइनस की तरफ यहाँ पर ऐसे हो गया, और ये प्लस से माइनस की तरफ EC यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। तो नीचे एंटी क्लॉकवाइज होगा और ऊपर यहाँ पर एक क्लॉकवाइज कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
अब हाउ टू कैलकुलेट दिस कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेंगे और हमें नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो उससे हम कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता की जाए, तो आप ध्यान रखो कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन एक पॉइंट की इक्वेशन होती है। दिस इज़ अ पॉइंट फॉर्म ऑफ दिस ओम्स लॉ, और किसी लेंथ का जो यहाँ पर मैक्रोस्कोपिक फॉर्म जो होता है, जो लेंथ के लिए एप्लीकेबल होता है, वो होता है V इज इक्वल टू आई आर, और जो J इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है वो किसी पॉइंट फॉर्म में या फिर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ बोला जाता है। तो दिस इज़ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, और जो V इज इक्वल टू आई आर होता है दैट इज़ कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। तो ऑब्वियस है कि मैं अभी यहाँ पर इसका यूज़ कर रहा हूँ, इसी से हमें बहुत सारी लीड्स मिले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो अब यहाँ पर आगे सॉल्व करने के हिसाब से मैं कुछ इस तरीके से इसमें जा रहा हूँ। मैं जस्ट इसका विदाउट वेक्टर, यहाँ पर विदाउट एनी वेक्टर नोटेशन में यहाँ पर इसको यूज़ कर रहा हूँ, J इज इक्वल टू सिग्मा ई को। तो लेट अस यूज़ J इज इक्वल टू सिग्मा ई, उससे मैं यहाँ पर E निकालने की कोशिश करूँगा, और E इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा J रो। J को आप यहाँ पे लिख सकते हो I, वहाँ पे कितना I है और वहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है। रो को आप यहाँ से लिख लो, तो रो को जो आप यहाँ से लिखोगे तो रो यहाँ पर हो जाएगा कितना रेजिस्टेंस है वहाँ का, तो RAC डिवाइडेड बाय दिस L, क्योंकि किसी पॉइंट फॉर्म के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि उस छोटे से पॉइंट या जो भी आपने छोटा सेक्शन लिया है वहाँ का रेजिस्टेंस DR है और वहाँ के जो लेंथ है वो लेंथ यहाँ पर L के बराबर हो गई है। तो अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मेरे को यहाँ पर करंट लिखना होगा, उस छोटे से पार्ट का रेजिस्टेंस लिखना होगा, और उसके बाद में वो लेंथ मेरे को वहाँ पर लिखनी होगी। एक तरीके से DR/dl यहाँ पर क्या हो जाएगा कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए I और DR/dl यानी कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। तो अगर मैं ऊपर वाले के लिए मैं E से रिप्रेजेंट कर ही रहा हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो E कैलकुलेट कर लेते हैं। तो E यहाँ पर हो जाएगा I ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है यहाँ पर, इसमें I इज़ पाई A स्क्वायर B डिवाइडेड बाई I तो हर जगह वही रहना ही है 1 प्लस ईटा। DR/dl तो पूरा जो रेजिस्टेंस है वो R के बराबर है, और जो लेंथ है वो लेंथ यहाँ पर किसके बराबर है, पाई A। तो ये R कैंसिल हो जाएगा, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, ये A और A कैंसिल हो जाएगा। तो दिस विल बी AB डिवाइडेड बाय 1 प्लस ईटा। ध्यान रखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपका नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस EC हो जाएगा, ऊपर वाले पार्ट के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इसको। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द EC हियर, और जो आपका नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑलरेडी हमने पहले भी कैलकुलेट कर रखा था उसको। तो जो नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी है, तो दिस इज़ A/2 इंटू B। तो यहाँ से आप EC कैलकुलेट कर लो, तो EC की जो वैल्यू आएगी दिस इज़ ENC माइनस E, ENC नॉन कंजर्वेटिव AB/2 माइनस AB डिवाइड बाय 1 प्लस ईटा। तो AB इज़ कॉमन हियर, ट्वाइस 1 प्लस ईटा हियर, तो 1 प्लस ईटा माइनस 2। तो दिस विल गिव यू ईटा माइनस 1 डिवाइड बाय ईटा प्लस 1 into AB/2. So this is the conservative electric field in the upper part of the ring, and this is also the conservative field in the lower part of the ring with different direction. अब चाहो तो नीचे वाले से भी इसको कैलकुलेट करके एक बार यहाँ पे इसको देख सकते हो, वही आंसर आपको मिलना चाहिए। यू कैन वेरीफाई दिस आल्सो। तो नीचे वाले में अगर मैं इक्वेशन लिखूँगा तो जो E बन रहा है नीचे वाले में वो दोनों को ऐड करके बन रहा है ENC प्लस EC। नाउ हियर EC इज इक्वल टू, अब जो E है वो एक तरीके से ईटा E के बराबर है, तो मैं डायरेक्टली इसको ईटा E यहाँ पर लिख देता हूँ, और E जो हमने कैलकुलेट कर रखा है यहाँ से, ये जो E कैलकुलेट कर रखा है इस E का हम यूज़ कर लेते हैं। तो दिस ईटा टाइम्स E, ऊपर वाले का ईटा टाइम्स है माइनस ENC। तो ईटा और E जो हमने कैलकुलेट किया था वो E यहाँ पर ये वाला कैलकुलेट किया था हमने यहाँ पे, तो AB डिवाइडेड बाय 1 प्लस ईटा ENC। तो नॉन कंजर्वेटिव इज AB/2। दिस इज ट्वाइस 1 प्लस ईटा, ट्वाइस 1 प्लस ईटा। AB इज कॉमन हियर, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 ईटा माइनस 1 माइनस ईटा। तो आप देख सकते हो ईटा माइनस 1 अपॉन ईटा प्लस 1/2 इंटू AB, तो वही आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर जो EC मैग्नीट्यूड वाइज है वो ऊपर और नीचे यहाँ पर सेम आ गया, क्योंकि हाफ ऑफ रिंग में इस तरीके के चेंजेस किए गए हैं इसमें।